अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम आज अपनी वीडियो के अंदर दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बरसगीर से अंग्रेज़ों को निकालने में जिना का जो किरदार है वो बाकी रहनुमाओं से किस तरह मुख्तलिफ है। और दूसरा हमारा जो मौजू होगा वो ये है कि जिना को कायदे आज़म कहना दुरुस्त है या नहीं है। तो लिहाजा मैं अपनी इस एक वीडियो के अंदर इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसलिए मेरे आज के इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, ये दोनों ही मौजू बड़ी अच्छी तरह से मुख्तसरन उनको एड्रेस कर दिया जाएगा। अजीज़ तलबा तलबात, अगर हम बात करें एक जिना ने किस तरह अपना रोल प्ले किया अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिना का हमेशा हर मौके के ऊपर, हर वाक़े के ऊपर, हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो रही थी चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो रही थी, जिना का रोल हमें डिफरेंट नज़र आता है। तो लिहाजा जिना के किरदार को समझने के लिए मैं 3 से 4 आपको तारीख़ी हवाले दूंगा और उससे आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि किस तरह जिना जो है वो दूसरे सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ था, उसकी सोच किस तरह मुख्तलिफ थी, उसका सियासत को करने का अंदाज मुख्तलिफ था। सबसे पहले अगर आपने देखना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने ये 3 से 4 टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ भी लेना है और इनकी वीडियोस भी देख लेनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जिना है उसका सियासी जो सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। चाहे वो लखनऊ एक्ट हो, चाहे वो तहरीक खिलाफत हो कि जब वो मुसलमानों को रोक रहे हैं कि वो गांधी की क़ियादत में जो है एक मूवमेंट का आगाज़ ना करें, और फिर फाइनली जिस तरह जिना ने प्रेडिक्ट किया था तो मूवमेंट नाकाम हुई, मुसलमानों को उसमें शिकस्त हुई, तो वहाँ पे उनकी जो सियासी दूरअंदेशी है उसका हमें इल्म होता है। उसके बाद तजावीज़ दिल्ली हैं, फिर नेहरू रिपोर्ट है, 14 पॉइंट हैं, उसके बाद गांधी जिना मुज़ाकरात आ जाते हैं, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। तो जितनी भी ये मैंने आपको ये डेवलपमेंट्स बताई हैं, इनको अगर आप डिटेल से पढ़ें या इनके ऊपर आप हमारी वीडियो सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिना का जो अप्रोच थी वो बाकी तमाम सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ थी। उसके बाद हम मज़ीद बात करें कि हाउ जिना वाज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द अदर पॉलिटिशियन, तो हम ये कह सकते हैं कि जिना ने हमेशा नॉन वायलेंस की बात की, जिना ने पीस की बात की, जिना ने हमेशा आईनी तरीके से जंग को लड़ने की तलकीन भी की और उस पर जोर भी दिया। और इसकी एग्जाम्पल हमें नज़र आती है कि जब वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के एट अ टाइम मेंबर थे, तो कांग्रेस ने जो है जैसे ही सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो जिना ने जो है वो कांग्रेस की जो है मेंबरशिप छोड़ दी। 1920 को उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इससे बड़ी उनकी बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि वो किस तरह सिचुएशन को दूसरों से डिफरेंट देख रहे थे। उसके बाद कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की जिस तरह से तंजीम नौ की, जिस तरह से बिखरे हुए मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया और जिस अंदाज में मुसलमानों को लीड किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिना जो है वो दूसरों से हर हवाले से मुख्तलिफ थे। चाहे वो मुस्लिम लीग की तंजीम नौ का मामला हो, चाहे वो लाहौर रेसोल्यूशन हो, चाहे वो हिंदुस्तान जो छोड़ दो तहरीक के ऊपर उसका रिस्पॉन्स हो, चाहे वो गांधी जिना मुज़ाकरात हों, तो हर पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल है, वो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आपको वहाँ पर जिना की अप्रोच डिफरेंट नज़र आएगी। जिना चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से देखते रहे थ्रू आउट हिज लाइफ और थ्रू आउट हिज स्ट्रगल। तो लिहाजा इन पॉइंट्स की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ जिना दूसरों से मुख्तलिफ था, बल्कि जिना जो है उसको कायदे आज़म कहना गलत नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये मौजू ख़त्म होता है, हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।